हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले एंजेला मर्केल का वो बयान जो उन्होंने कुछ दिनों पहले दिया था। यूरोपियन यूनियन की एक समिट में कुछ दिनों पहले जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा था कि हमें कोरोना वायरस के साथ लंबे समय तक रहना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। 4 मई को अगर भारत में लॉकडाउन खुल भी गया तो सब कुछ पहले की तरह सामान्य नहीं होगा। देश को सामान्य होने में न जाने अभी कितने महीने या साल लग जाएंगे। कोरोना हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनकर रहेगा। इस सच्चाई को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना अच्छा है। सरकार को भी इस बात का अंदाजा है, इसीलिए वो अब इसी सोच को केंद्र में रखकर फैसले ले सकती है। आप ये जानना चाहते होंगे कि 4 मई से देश में लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। अब तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक लॉकडाउन खुल सकता है, लेकिन सब जगह पर नहीं। फिर वो कौन सी जगह है जहां रियायत मिल सकती है और वो कौन सी जगह है जहां रियायत नहीं मिलेगी? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम आपको यही बताएंगे। हमारी खबर उन लोगों की चिंता को कम भी करेगी जिनके अपने कहीं बाहर फंसे हुए हैं और घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आपकी मुश्किलों को आसान बनाएगी, लेकिन पहले 5 हेडलाइंस देख लीजिए। पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या 33,500 के पार पहुंची। 1,075 लोगों की मौत हो गई है। 8,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव केसेस 10,500 के पास है। 459 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 583 नए केसेस आए हैं। राज्यों ने केंद्र सरकार से छात्रों और मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की। बिहार और पंजाब से ये मांग हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजदूरों से अपील, पैदल ना निकले, सरकार बसों से भेजने के लिए बना रही है योजना। उधर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कोरोना वायरस पर ट्रंप की थियरी को नकार दिया है। कहा लैब में या मानव निर्मित नहीं है वायरस। हमको तो बेशक है, हम तो सीधा घर जाना चाहते हैं। हम तो आज भी आ जाते, हम आज भी चले जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो नहीं कुछ कर सकते हैं, उनको यहाँ पर लाया जाए, बहुत मेहरबानी होगी सरकार की। बहुत भूखे मर रहा है, कोई मजदूरी नहीं दे रहा है, कोई साधन है, ये नहीं है तो हम क्या खाएंगे भैया, भूखे मर रहे हैं। सर जी वहाँ पे जाना चाहता हूँ, घर पर आराम से रहूँगा सर जी। वहाँ पे कुछ भी करके खाऊंगा, कमा के खाऊंगा, अपने घर पे रहूँगा सर। स्थिति यहाँ पे सर 1 रुपये जेब में नहीं है सर। घर जाने चाहते हैं, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है सर। मैं घर जाना चाहता हूँ, यहाँ से तो सही है, घर अपने आदमी चैन से रहेगा अपने मोहल्ले पड़ोस में। हम लोग सीधे चाहते हैं बिहार चल जाए, अपना घर दुरा में रहेंगे। लॉकडाउन भी खुलेगा तो नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे। उम्मीद है ये मुरझाए चेहरे खिल उठेंगे, ये लोग बहुत जल्द अपने घर पहुंच सकेंगे। अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और स्टूडेंट्स को घर वापसी की इजाजत मिल गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लोगों को लाने ले जाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार करें। नोडल अथॉरिटी चुनी जाए और ये अथॉरिटी अपने राज्यों में फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करे। आने जाने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग हो, कोरोना के लक्षण न होने पर ही अनुमति मिले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फंसे हुए लोगों को बसों के जरिए पहुंचाया जाए। अपने अपने राज्य में पहुंचने के बाद सभी लोगों का फिर से कोरोना टेस्ट किया जाए। अपने राज्य पहुंचने के बाद लोगों को घूमने की अनुमति नहीं होगी, होम क्वारंटीन में रहना होगा। लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा ताकि सरकार लोगों की निगरानी कर सके। ट्रांजिट रूट में आने वाले सभी राज्य इन लोगों की आवाजाही की अनुमति देंगे। गंतव्य पर पहुंचने के उपरांत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों का मेडिकल चेकअप करेंगे। यदि इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखेंगे। नियमित रूप से इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और इनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। 3 मई तक देश में लॉकडाउन है। 4 मई से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की आवाजाही शुरू होगी। 4 मई से ही कुछ और राहत मिलने की संभावना है। जैसे फिलहाल जरूरी सेवाएं जारी हैं, गैर जरूरी ऑफिस बंद हैं। इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोग आ जा सकते हैं। बस, ट्रेन, हवाई जहाज, मेट्रो सर्विस बंद है।
शर्तों के साथ खेती की इजाजत है, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट बंद है, अस्पताल, दवा दुकानें खुली हैं, सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। शर्तों के साथ मंडी को छूट है, लेकिन सभी धार्मिक प्रतिष्ठान बंद हैं। इसलिए सवाल है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म होगा और 4 मई से और क्या-क्या छूट मिलेगी। इन सवालों का आधिकारिक जवाब सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 3 मई के बाद कुछ और सशर्त छूट मिल सकती है। हमने देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में डिवाइड किया हुआ है। ये ग्रीन जोन वो है जहां की अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां की कोई केसेस आए नहीं। लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे जो ग्रीन जोन में आते हैं। इसी प्रकार से जो ऑरेंज जोन है वो ऐसे हैं जो बहुत ही वहां पर मामूली 1, 2, 3, 4 केसेस हैं, उनको हम ऑरेंज जोन में कहते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी लगभग 300 हैं। जो देश में डिस्ट्रिक्ट्स का जो हॉटस्पॉट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें रफली 129 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत आते हैं। लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार लाखों मजदूरों पर पड़ी है, जो पिछले 1 महीने से अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। यह है सुनीता, हरियाणा के सोनीपत से मध्य प्रदेश में अपने गांव के लिए निकली थी, लेकिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया और पिछले 1 महीने से नोएडा के सामुदायिक भवन में रह रही हैं। तो धीरे धीरे लॉकडाउन खोलते खोलते अब खुला भी नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। 1 महीना हो गया हमको, अब कोई यार पता ही नहीं चल रहा है कि जाना है कि नहीं जाना है। आजकल कर रहे हैं कि हाँ जाएंगे जब आदेश आ जाएगा। सुनीता के साथ उनका बेटा अनिकेत भी है। वो रोज माँ से अपने घर जाने की जिद करता है। घर पर उसके 2 भाई बहन हैं, इसलिए सामुदायिक भवन में मिलने वाले अपने हिस्से के बिस्किट वो भाई बहनों के लिए बचा कर रख रहा है। 7 साल का अनिकेत अपने भाई के लिए जो यहाँ पर नाश्ता मिलता है उसको भी बचा करके रख रहा है। देख सकते हैं कि ये पैकेट बचा करके रखे हुए हैं कि जब भाई के पास गांव जाऊंगा तो उसको दूंगा। तो ये इस तरीके से इंतजार हो रहा है घर जाने का। फिलहाल जो दिन गुजार रहे हैं इस तरीके से मोबाइल पर गेम खेल करके या आसपास जो और 1-2 छोटे बच्चे उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं। इसी सामुदायिक केंद्र में बिहार के विशाल भी रहते हैं। सरकार के नए आदेश के बाद इनको भी उम्मीद है कि वो अब घर जा सकेंगे। सारे रिक्वेस्ट हैं सर से कि हमारे घर तक पहुंचा दे। जी सर मैं यही बोलूँगा सर कि मुझे घर तक छोड़ दिया जाए सर। बिहार के सुभाष दिल्ली में मजदूरी करते थे। लॉकडाउन के बाद काम छिन गया, तब से कभी स्कूल तो कभी रैन बसेरे में रह रहे हैं, लेकिन अब घर लौटने की उम्मीद जगी है। अब गृह मंत्री जो है बोल रहे हैं कि हाँ जो जहाँ गए हैं वहाँ जाने दीजिए। राज्य सरकार से बोल रही है, वहाँ हम चले जाएंगे घर। तब आपको लगता है आप जा पाएंगे? आप? हाँ जी। मजदूर ही नहीं, लॉकडाउन में वो छात्र भी परेशान हैं जो अपने घर से बाहर पढ़ने आए और फंस गए। क्या नाम है तुम्हारा? जैंसी। कहाँ से रहने वाली हो? बिहार। बिहार कहाँ से? आरा। क्या कहना चाहती हो मुख्यमंत्री जी से? कि हमें ना घर जाना अपनी मम्मी से मिलने। तुम भी घर जाना चाहती हो मम्मा के पास? क्या चाहती हो मुख्यमंत्री जी से? घर जाने का। हाँ? घर जाना। घर वापसी की अपील करते ये बच्चे विजयवाड़ा के विश्व शांति स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ बिहार के करीब 200 बच्चे फंसे हैं, जिसमें करीब 50 बच्चे तो बिहार के आरा के हैं। इन बच्चों में अनिल केशरी की भतीजी भी है। परिवार का कहना है कि स्कूल में खाने पीने की दिक्कत है और वो बेबस है। कम से कम बच्चे पर रहम किया जाए, बच्चे को लाया जाए, यही मैं सरकार से निवेदन करूंगा। सरकार ने तो हाथ जोड़ दिया है कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, बच्चे बाहर से आएंगे कैसे? अब व्यवस्था करना उन्हीं का ना है सर, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। ऐसे ही कई लाचार परिवार हैं जो बिहार सरकार से मदद की फरियाद कर रहे हैं। बच्चे लोग बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और वो लोग सोच रहे हैं कितना जल्दी घर जाए, कोई गलत कदम न उठा ले। इसलिए बिहार सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया करके जल्द से जल्द बच्चे को भेज दें। जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही कानून में संशोधन करेंगे तो उन बच्चों को लाएंगे, तब तो संशोधन हो चुका। हम हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि उन बच्चों पर, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो 8 से 12 वर्ष के बच्चे हैं, उन पर तरस आए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी। राजस्थान के कोटा से यूपी सरकार ने कुछ दिन पहले अपने छात्रों को निकाला था, लेकिन बिहार के छात्र अब भी फंसे हैं। वो भी नीतीश सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमें भी उनकी जरूरत है, हम लोग क्यों उनको बनाए? इसलिए बनाए ना कि हमें जब जरूरत हो तो आप हमारी मदद करो। आप हमारी मदद तो कर नहीं रहे। हर एक स्टेट के बच्चे बट हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए हम बच्चे नहीं है क्या? एक सच ये भी है कि बिहार सरकार के पास अपने लोगों को वापस लाने के लिए न साधन है और न ही संसाधन। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद
अपने अपने लोगों को राज्य वापस बुलाना बिहार सरकार के लिए खास तौर पर बड़ी चुनौती हो गई है, वो भी तब जब सरकार के पास पूरा आंकड़ा मौजूद नहीं है। अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोगों की घर वापसी के लिए केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्य सरकारें भी हरकत में आ गई हैं। यूपी सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। बिहार सरकार ने भी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। जम्मू कश्मीर में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की तैयारी हो रही है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक लोग बसों में ही आ सकते हैं, लेकिन फंसे हुए लोगों की संख्या लाखों में है, जिन्हें बसों में लाना आसान नहीं। इसलिए कई राज्यों ने सरकार से ट्रेन सेवा शुरू करने की भी गुहार लगाई है। देखिए, मजदूरों और छात्रों को घर ले जाने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन इन्हें कैसे भेजा जाए, इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मजदूरों को भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी ट्रेन चलाने की मांग की है। तेलंगाना सरकार का भी ये कहना है कि इतनी गर्मी में मजदूर बस से 3-4 दिन का सफर कैसे तय करेंगे। लेकिन गृह मंत्रालय से जब ट्रेन चलाने को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब ये आया कि गाइडलाइन के मुताबिक बस से ही मजदूर वापस आ सकेंगे। मास्टर स्ट्रोक, प्रवासियों पर बंद हो घमासान, जल्दी से हो उनका समाधान। मजदूरों, छात्रों और श्रद्धालुओं की घर वापसी का निर्देश गृह मंत्रालय ने अब दिया है, लेकिन पंजाब में उससे पहले ही 3000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की घर वापसी कराई गई और यह काम किया केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने, और उसमें सहयोग मिला पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का। वाहवाही बटोरने की लापरवाही में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि महाराष्ट्र से आने वाले ये श्रद्धालु कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और इस वजह से पंजाब में कोरोना फैल सकता है। इस लापरवाही का अंजाम अब पंजाब भुगत भी रहा है। सिर्फ एक दिन में आज पंजाब में 178 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। देखते देखते ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये सारे नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु हैं। हमारा सवाल है कि क्या केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर इस गलती की जिम्मेदारी लेंगी? हम ये क्यों कह रहे हैं, ये आप जानेंगे 5 हेडलाइंस के बाद। तबलीगी जमात के बाद अब नांदेड़ के श्रद्धालु बने कोरोना कैरियर्स। पंजाब के 16 जिलों में नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पंजाब में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 536 हुई। इनमें से 178 मरीज नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु हैं। पंजाब में कोरोना विस्फोट के लिए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जिम्मेदार। लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र से श्रद्धालुओं को पंजाब लाने का इंतजाम किया। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की भी लापरवाही। श्रद्धालुओं को लाया गया लेकिन उनके टेस्ट और क्वारंटीन करने की तैयारी नहीं थी। संक्रमण फैलने के बाद जागी अमरिंदर सरकार। अब मरीजों को घरों से बुलाकर टेस्ट किए जा रहे हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा, जालंधर, मोहाली, लुधियाना, कपूरथला, होशियारपुर, फरीदकोट, पटियाला, संगरूर, बठिंडा, रोपड़, नवांशहर, फिरोजपुर, तरनतारन। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब के 16 जिलों में नांदेड़ से लौटे 170 श्रद्धालु कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि पंजाब में कुल संक्रमितों की संख्या 528 है। मतलब ये कि अब पंजाब के कुल संक्रमितों में से लगभग 1/4 से भी ज्यादा यानी 32% नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु हैं। 3500 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के इस जत्थे को पिछले 3 दिनों से नांदेड़ से पंजाब लाया जा रहा है। पर सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये श्रद्धालु खुद पंजाब लौटना चाहते थे? क्या महाराष्ट्र सरकार इन श्रद्धालुओं को पंजाब भेजना चाहती थी? क्या नांदेड़ में इन श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी थी? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपको नांदेड़ से लौटी एक महिला श्रद्धालु की ये बातें सुननी चाहिए। साडी रोज उत्थे मैडिकल हुंदा रहा, सानू बड़ी शांति नाल बड़े सुभाव दे नाल रखिया गया। उत्थे सानू हर चीज़ सानू मिलती रही है। इन्हां बसां घल के सानू मंगा के सानू परेशान किया, बहुत झूठ मार के इन्हां ने सानू लिआंदा है। हुण ना कोई जे इन्हां दे कोल कुछ नहीं, सानू गुरु दे घर रहन दिंदे। सानू लंगर भी मिलता सी, सानू डॉक्टरी भी साडी हुंदी सी, सानू दवाइयां भी मिलदियां सी, सानू नहाउण धोण नूं भी, सानू चाह भी मिलती, सानू दुध भी मिलता, सानू हर चीज़ मिलती सी उत्थे।
सानू इन्हें तंग परेशान किया, निके निके बच्चे साडे नाल। वीर कौर लॉकडाउन से पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ गई थी। लॉकडाउन हुआ तो हजारों लोगों के साथ वो भी वहीं रुक गए। उनका दावा है कि नांदेड़ में उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं थी। यही बात वहां से लौटे एक और श्रद्धालु ने भी बताई। सानू उत्थे कोई भी दिक्कत नहीं आई, फिर जौन ते असीं पंजाब ते वड़ गए आ, उन्हें इन्हां दी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं हैगी। इन दोनों श्रद्धालुओं की बातों से साफ है कि वो नांदेड़ साहिब में आराम से रह रहे थे। इनकी तरफ से पंजाब लौटने का कोई दबाव नहीं बनाया गया। तो फिर लॉकडाउन के बीच इन हजारों श्रद्धालुओं को नांदेड़ से पंजाब लाने वाला कौन है? जवाब है केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर। ये वो चिट्ठी है जो हरसिमरत कौर ने 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी को लिखी थी। इस चिट्ठी में नांदेड़ साहिब में फंसे श्रद्धालुओं का जिक्र करते हुए हरसिमरत कौर ने लिखा कि उन्हें वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए। हरसिमरत कौर खुद केंद्रीय मंत्री हैं। इसके बावजूद उन्होंने इस चिट्ठी को लिखते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा कि प्रधानमंत्री मोदी देश भर से ये अपील कर चुके थे कि लॉकडाउन में जो जहां है वहीं रहे। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। पीएम के कहने के बावजूद हरसिमरत कौर नांदेड़ साहिब में फंसे श्रद्धालुओं को पंजाब लाने के मिशन में लग गई। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिली और आखिरकार वो जो चाहती थी वो हो गया। 24 अप्रैल को महाराष्ट्र के नांदेड़ से श्रद्धालुओं का पहला जत्था पंजाब के लिए रवाना हुआ। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए श्रद्धालुओं को इन बसों से रवाना किया गया। इसके साथ ही हरसिमरत कौर ने ट्वीट किया, जो प्रयास किए उन्हें पूरा होते देख खुशी हो रही है। नांदेड़ के हजूर साहिब में फंसे श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने घर वापसी की यात्रा शुरू कर दी है। इसके लिए मैं अमित शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शरद पवार जी को धन्यवाद देती हूँ। हरसिमरत कौर को इन श्रद्धालुओं को पंजाब भेजकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अफसोस कि केंद्रीय मंत्री होते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की। उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि सिर्फ वाहवाही लूटने के चक्कर में उन्होंने पंजाब में कोरोना का अटैक करवा दिया। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब के 16 जिलों में नांदेड़ से लौटे 170 श्रद्धालु कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि पंजाब में कुल संक्रमितों की संख्या 528 है। मतलब ये कि अब पंजाब के कुल संक्रमितों में से लगभग 1/4 से भी ज्यादा यानी 32% नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु हैं। यानी जिस तरह मरकज के मौलाना साद की लापरवाही के कारण देश के कई राज्यों में तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया, उसी तरह केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर की लापरवाही से पंजाब में कोरोना तेजी से फैल रहा है। तो क्या केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर अपनी गलती मानेंगी? क्या हरसिमरत कौर इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगी? पंजाब में कोरोना फैलने के लिए जितनी जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर हैं, उतने ही जिम्मेदार वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं, और उसका सबूत है ये तस्वीरें। अमरिंदर सिंह सरकार ने नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं की जांच का कोई इंतजाम नहीं किया। अमृतसर से 139 श्रद्धालुओं को मामूली स्क्रीनिंग के बाद घर भेज दिया गया। तरनतारन में एक संक्रमित के परिजनों को ले जाने के लिए ऐसी धूल भरी एम्बुलेंस भेजी गई, और कल जब नांदेड़ से श्रद्धालुओं को लेकर आई बस अमृतसर पहुंची तो उन्हें बताया ही नहीं गया कि उन्हें जाना कहां है। ये वही श्रद्धालु हैं जो नांदेड़ से 3 दिन का सफर तय करके कल रात अमृतसर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ प्रशासन सोया हुआ था। पहले तो बताया कि जाते हुए सवारी उतारनी है या हम लोग अपने अपने डिपो में चले जाएंगे। अब यहाँ पे कोई सहूलत ही नहीं है, बताओ क्या करें। क्या नहीं सहूलत बताया नहीं आपको कि सवारी को कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं जो श्रद्धालु हैं? कुछ ही नहीं बताया अभी तक। किसी को नहीं पता था कि इसके बाद उन्हें कहाँ जाना है, क्या उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा, क्या उनका टेस्ट होगा। इसीलिए ये श्रद्धालु सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। साडी रोज उत्थे मेडिकल हुंदा रहा, सानू बड़ी शांति नाल बड़े सुभाव दे नाल रखिया गया। उत्थे सानू हर चीज सानू मिलती रही है। इन्हां बसां घल के सानू मंगा के सानू परेशान किया, बहुत झूठ मार के इन्हां ने सानू लिआंदा है। हुण ना कोई जे इन्हां दे कोल कुछ नहीं, सानू गुरु दे घर रहन दिंदे। सानू लंगर भी मिलदा सी, सानू डॉक्टरी भी साडी हुंदी सी, सानू दवाइयां भी मिलदियां सी, सानू नहाउण धोण नूं भी, सानू चाह भी मिलदी सी, सानू दुध भी मिलदा सी, सानू हर चीज मिलदी सी उत्थे। सानू इन्हां तंग परेशान किया, निके निके बच्चे साडे।
नांदेड़ से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अब भी जारी है। अभी तक जितने लोग आए हैं उनके कोरोना टेस्ट होने शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है वैसे वैसे संक्रमित श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जो भी ऐसा पेशेंट होगा जी जो घर गए, वो उनकी सारी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस आउट की जाएगी। सर जो नेगेटिव आए हैं और उनके लिए क्या, उनके लिए अब उनको क्वारंटाइन होम में रहना पड़ेगा, जहाँ जो पॉजिटिव है उनके लिए उनको कहाँ रखा जाएगा? जो पॉजिटिव है जी वो आइसोलेशन वार्ड में, और जो नेगेटिव आ गए जिनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं वो होम क्वारंटाइन में। पंजाब सरकार अब इन श्रद्धालुओं को क्वारंटीन सेंटर में रखने या आइसोलेट करने की बात कर रही है, लेकिन सवाल है कि अब तक ये श्रद्धालु कितने लोगों में कोरोना का संक्रमण फैला चुके होंगे। जब हमने आपके लिए ये रिपोर्ट बनाना शुरू की तो 119 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव थे आंकड़ा, फिर ये बढ़कर 170 हुआ, लेकिन इस वक्त जब आप रिपोर्ट देख रहे हैं तो संख्या 178 हो चुकी है। एबीपी न्यूज पिछले 3 दिनों से पंजाब में कोरोना के इस नए खतरे के बारे में सरकार को आगाह कर रहा है। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पंजाब सरकार घर जा चुके श्रद्धालुओं को वापस बुलाकर उन्हें क्वारंटीन कर रही है, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो गया। वाहवाही लूटने के चक्कर में कांग्रेस और अकाली दल ने मिलकर नांदेड़ से श्रद्धालुओं को बुला तो लिया, लेकिन ऐसा करके न सिर्फ श्रद्धालुओं को खतरे में डाला बल्कि पूरे पंजाब को भी खतरे में डाला। मास्टर स्ट्रोक, बगैर तैयारी के बुलाया, पंजाब का खतरा बढ़ाया। कोरोना कितना गंभीर है, बहुत से लोग इसे समझने को तैयार हैं ही नहीं। हरसिमरत कौर और अमरिंदर सिंह उन्हीं में से एक है। फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको तस्वीर दिखाएंगे, ऋषि कपूर के अंतिम यात्रा में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कोरोना की मजबूरी क्या होती है। मजबूरी ऐसी, ऋषि कपूर की बेटी वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने पापा के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाई। मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर कोरोना खत्म करने की नई थ्योरी को लेकर है। कोरोना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, जीवन से लेकर अर्थव्यवस्था, सब कुछ। बड़े बड़े देश अपने लोगों को सिर्फ मरता देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भुखमरी की आशंका पहले ही जता चुका है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या होगा? क्या दुनिया हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? क्या कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक तब होगी जब कोई देश इसकी वैक्सीन बना लेगा? दुनिया भर में 40 से ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो फिर इलाज क्या है? इसी इलाज पर दुनिया भर में बहस चल रही है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे हर्ड इम्यूनिटी से रोका जा सकता है। अब सवाल यह है कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है? इसके लिए हमने बहुत ही आसान भाषा में एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। इसे जानने से पहले विकास का सिद्धांत देने वाले चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के एक वाक्य को आप दिमाग में बैठा लीजिए। वो वाक्य था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वो ही बचेगा जो समर्थ होगा। हर्ड इम्यूनिटी इसी सोच के इर्द गिर्द घूमती है। तो क्या कोरोना से बचने के लिए यह थ्योरी चलेगी? ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में 32 लाख से ज्यादा संक्रमित, 2,28,000 लोगों की मौत, हर तरफ तबाही, मौत और लॉकडाउन। भारत का भी यही हाल है। दुनिया में भुखमरी की आशंका जता दी गई है। कोरोना की वैक्सीन अभी बनी नहीं, तो फिर कोरोना का इलाज क्या है? कब तक इस वायरस के डर से दुनिया छिपकर बैठी रहेगी? इस वायरस के खिलाफ आक्रामक कदम कब उठाए जाएंगे? इन सवालों का जवाब है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड मतलब झुंड और इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता, यानी एक बहुत बड़े समूह में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। यह तो हर्ड इम्यूनिटी का शाब्दिक मतलब हुआ, लेकिन कोरोना वायरस के संबंध में इसका मतलब क्या हुआ, यह समझने से पहले आप हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप अपनी राय खुद बना पाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी का सीधा मतलब हुआ इंसानों के एक बड़े समूह को किसी बीमारी के खिलाफ सुरक्षित करना।
एक बड़ी आबादी को उस बीमारी की वैक्सीन देकर प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। अगर कुछ लोग छूट भी जाते हैं तो बीमारी उन्हें असर नहीं करती। ऐसा ही चेचक, खसरा और पोलियो के साथ हुआ। दुनिया भर में लोगों को इसकी वैक्सीन दी गई और अब ये रोग लगभग खत्म हो गए हैं। पोलियो जो है वो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है इंडिया में, क्योंकि हमारे लगभग सभी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। पोलियो वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी पैदा कर चुका है और क्योंकि लगभग सभी लोगों को ये वैक्सीन या ड्रॉप्स दिए गए हैं, तो अब जो है वो हर्ड इम्यूनिटी की परिभाषा में भारत पोलियो के लिए तो जरूर माना जा सकता है। लेकिन समूह में लोगों का बचाव तो तभी हो सकता है जब इस खतरनाक वायरस का कोई टीका विकसित हो जाए। कोरोना वायरस का तो कोई टीका विकसित ही नहीं हुआ है। इसीलिए दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस का अंत करने के लिए पूरे समाज को संक्रमित होना चाहिए। ये बात सुनने में भले ही अजीब लगती हो, लेकिन सच है। कोरोना वायरस के संबंध में ये कहा जा रहा है कि अगर ये वायरस ज्यादा लोगों में फैलेगा तो जो संक्रमित होंगे उनकी इम्यूनिटी इससे लड़ने में मदद करेगी। जो लोग इस बीमारी से लड़कर ठीक हो जाएंगे वो उससे इम्यून हो जाएंगे। उनके शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमताएं विकसित हो जाएंगी और फिर कोरोना भी शरीर में पहले से मौजूद करोड़ों अरबों वायरस की तरह एक आम वायरस बनकर रह जाएगा। अब पूरे कॉन्सेप्ट को एक एनिमेशन वीडियो से समझिए। अगर सिर्फ कुछ लोगों की ही इम्यूनिटी मजबूत है तो ये वायरस ज्यादातर लोगों को आसानी से संक्रमित कर सकता है। लेकिन अगर ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होगी, चाहे वो संक्रमण के बाद ही क्यों न हो, तो इससे वायरस का फैलाव रुक जाएगा। जिसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी उस पर वायरस असर नहीं करेगा और फिर वो आगे नहीं फैलेगा। अब यह कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी तभी विकसित हो सकती है जब तकरीबन 60% लोगों को कोरोना वायरस संक्रमित कर चुका हो और वो उससे लड़कर इम्यून हो गए। अब मान लीजिए भारत की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाए, फिर क्या होगा? सवाल ये आता है कि उन लोगों का क्या होगा जो पहले से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या फिर बुजुर्ग हैं। क्या उनकी जान को खतरा नहीं होगा? इस हिसाब से भारत में 82 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। अभी भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों में से 3.24% की मौत हो रही है। यानी इस हिसाब से 2 करोड़ 66 लाख लोगों की मौत की आशंका है। भारत जैसा विकासशील देश क्या ये सब कुछ सहने के लिए तैयार है? वैसे भारत के लिए हर्ड इम्यूनिटी की वकालत करने वालों के अपने अलग ही तर्क हैं। उनका कहना है कि भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। केवल 6% लोगों की उम्र ही 65 साल से ज्यादा है और कोरोना से इसी आयु वर्ग के लोगों को ज्यादा जोखिम है। मान लिया जाए कि भारत की बड़ी जनसंख्या 65 वर्ष से कम उम्र की है, लेकिन युवा आबादी कोरोना के संक्रमण से लड़ ही लेगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोरोना से तो युवा भी संक्रमित हो रहे हैं। तो कोविड में भी ये हर्ड इम्यूनिटी हमारा सहायता कर सकता है क्या? इसे जानने के लिए 2 प्रश्न पूछना जरूरी होता है। पहला तो ये है कि वैक्सीन ऑलरेडी बन चुका है क्या? तो वैक्सीन तो आपको पता है अभी प्रयोग में है। दूसरा चीज ये जानना जरूरी होता है कि रिकवरी परसेंटेज, यानी बीमारी लोग कितना परसेंटेज रिकवर हुए हैं। इंडिया में लगभग 25% लोग कोविड से रिकवर हुए हैं। तो ये बहुत जल्दी है और हर्ड इम्यूनिटी हमारा सहायता कर सकता है या नहीं, ये बोलने के लिए है। भारत में भले ही इस पर अभी सिर्फ बातें हो रही हों, लेकिन स्वीडन ने अपनी राजधानी स्टॉकहोम में हर्ड इम्यूनिटी पर काम करना शुरू कर दिया है। यूरोप के दूसरे देशों में लॉकडाउन है, लेकिन स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया है। वहां स्कूल, रेस्टोरेंट और मॉल्स खुले हुए हैं। सरकार की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग को मानने के लिए कहा जा रहा है। 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ एक जगह जमा नहीं हो सकती। लोगों से यह भी कहा गया है कि बिना वजह घर के बाहर न जाएं, लेकिन स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया। इसके बावजूद स्वीडन अपने बाकी पड़ोसियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में दिखता है। स्वीडन में 20,302 पॉजिटिव केस हैं और 2,462 लोगों की मौत हुई है। स्वीडन का दावा है कि अगले कुछ हफ्तों में स्टॉकहोम में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी। स्वीडन जैसा छोटी आबादी वाला और एक विकसित देश यह प्रयोग कर सकता है, लेकिन भारत में किसी भी कीमत पर यह संभव नहीं है। तो जब तक कोई हल नहीं निकल जाता तब तक एक ही हल है, आप अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए।